morning, students. Today we are starting with a new chapter which is professional conduct and ethics. तो ethics क्या होते हैं? Ethics basically अगर हम जाने तो हम ethics को क्या कहेंगे? Ethics is morality या good conduct. हम कहते हैं ना, नैतिकता होती है, हमारा अच्छा आचरण, इसे हम ethics कहते हैं. बेसिकली क्या है, ये हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि हमें किस तरह से बिहेवियर करना चाहिए, क्या मैनर्स फॉलो करने चाहिए. उसके लिए जो प्रिंसिपल्स हमें गाइड करते हैं उन्हें हम एथिक्स कहते हैं. ये जो प्रिंसिपल्स हैं ना, ये लीगल कोई बैकिंग नहीं है इनके पीछे. ऐसा नहीं है कि ये लीगली कंपलसरी है फॉलो करने के लिए और अगर हम इन्हें नहीं फॉलो करेंगे तो हमें कोई पेनल्टी भरनी पड़ेगी. लेकिन एक लीगल फोर्स ना होने के बावजूद इनके अंदर एक मॉरल फोर्स है और ऑलमोस्ट हर इंसान इसको लॉ की तरह ही फॉलो करता है. तो ये क्या है, हमारे बेसिक मॉरल प्रिंसिपल्स हैं. तो प्रोफेशनल एथिक्स क्या होगा? प्रोफेशनल एथिक्स पढ़िए क्या कहा गया है. प्रोफेशनल एथिक्स रेफर टू द मॉरल प्रिंसिपल्स और कोड ऑफ कंडक्ट, जो हमारे नैतिक सिद्धांत हैं या जो हमारी आचार संहिता है, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड बाय अ प्रोफेशनल मैन. जो हमारा एक प्रोफेशनल व्यावसायिक आदमी है वो किन प्रिंसिपल्स को या क्या कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करेगा जब वो अपने कलीग्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ या ओवरऑल सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करेगा. उस वक्त उसे क्या नैतिक सिद्धांतों को, क्या कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है, उसे हम कहेंगे प्रोफेशनल एथिक्स. ऑडिटर के लिए बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स की. हम लोग जानते हैं कि सारे बेसिक एथिक्स हैं, लेकिन ऑडिटर के कॉन्सेप्ट में अगर हम पढ़ें कि ऑडिटर के रिलेशन में क्या क्या रहेगा, तो सबसे पहला है इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी क्या होता है? सत्यनिष्ठा. जो इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल है ना, वो एक ऑब्लिगेशन ला देता है हर ऑडिटर के लिए कि जो ऑडिटर है वो ऑनेस्ट हो. सबसे पहले तो वो ईमानदार हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो. इधर उधर की बातें मत करें, सीधी पॉइंट की बात करें. अपनी सारी व्यावसायिक रिलेशनशिप्स के अंदर वो ऑडिटर जो है ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो. फेयरली डील करे, सच्चाई के साथ डील करे. किसी भी रिपोर्ट या किसी भी ऐसी बातचीत के साथ वो एसोसिएट ना हो जिसके अंदर कोई झूठी स्टेटमेंट हो, कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट हो, कोई लापरवाही वाली स्टेटमेंट गिवन हो या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन किसी रिपोर्ट में से छुपा ली गई जिसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन है वो झूठी बन जाती है या मिसलीडिंग बन जाती है. तो ऑडिटर को ऐसी किसी भी रिपोर्ट से, किसी भी पत्र व्यवहार से या किसी भी इंफॉर्मेशन से एसोसिएट नहीं होना चाहिए जो फॉल्स हो या मिसलीडिंग हो. अगर ऑडिटर गलती से ऐसी किसी रिपोर्ट के साथ एसोसिएट हो भी गया तो जैसे ही उसे सच्चाई का पता चलता है उसे अपने आप को ऐसी रिपोर्ट से, ऐसी इंफॉर्मेशन से अलग कर लेना चाहिए. दूसरा क्या है? ड्यू केयर, स्किल एंड कॉम्पिटेंस. जो ऑडिटर है उसे उचित सतर्कता बरतनी चाहिए, उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, कौशल होना चाहिए और दक्षता, कॉम्पिटेंस होनी चाहिए. कैसे होनी चाहिए कॉम्पिटेंस? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की बात करें तो सबसे पहले जो क्लाइंट्स को वो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज देता है तो उसके अंदर प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल होनी चाहिए. अपने व्यवसाय के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और दक्षता के साथ काम करना चाहिए. दूसरा, जब भी वो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसे जो टेक्निकल या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स गिवन है, मानक गिवन है, स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए. अब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के अंदर ना बेटा दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला अटेनमेंट. सबसे पहले तो आपको प्राप्त करनी पड़ेगी दक्षता, कॉम्पिटेंस. और अगर आपने प्राप्त कर ली लेकिन मेंटेन नहीं की तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं. तो आपको वो कॉम्पिटेंस को थ्रू आउट मेंटेन भी करना पड़ेगा. मेंटेन कैसे करेंगे? जैसे ही बिजनेस में कोई डेवलपमेंट हुई, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स में कोई इम्प्रूवमेंट हुई, आप उसको अवेयर करेंगे खुद को और आप उन्हें समझेंगे और उसके हिसाब से आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे. क्लियर? तीसरा क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी. गोपनीयता बरकरार रखनी पड़ेगी.
ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल जो है ये ऑडिटर्स के ऊपर एक ऑब्लिगेशन ले आता है कि ऑडिटर कभी भी आउटसाइड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेगा। ऐसी गोपनीय सूचना जो ऑडिटर ने प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स के द्वारा ऑब्टेन की थी उसे वो डिस्क्लोज नहीं करेगा जब तक उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी या उसके ऊपर कोई लीगल ड्यूटी नहीं होगी ऐसी इंफॉर्मेशन को देने की। दूसरा, डिस्क्लोज भी नहीं करोगे लेकिन आप अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए भी यूज़ नहीं करोगे। अगर आपके उस क्लाइंट के साथ आज रिश्ता नहीं है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं है, तो भी अगर आपने उस क्लाइंट से कोई इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की थी तो आप ध्यान रखेंगे कि आप उस इंफॉर्मेशन को अपनी एडवांटेज के लिए या किसी और पार्टी की एडवांटेज के लिए आज यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऑडिटर को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उसके पास थी तो वो अपने क्लोज से क्लोज फैमिली मेम्बर को या फ्रेंड को भी वो इंफॉर्मेशन नहीं बताएगा। क्लाइंट की गोपनीय सूचना को आप हमेशा ही गोपनीय रखोगे, चाहे फिर वो आज आपका क्लाइंट है भी या नहीं। अच्छा, कब कब डिस्क्लोज किया जा सकता है? अगर लॉ के द्वारा परमिटेड है या क्लाइंट ने कहा है कि कोई बात नहीं आप बता दीजिए इन्फॉर्मेशन, तब आप बता सकते हैं। या कई बार क्या होता है, कोई लीगल केस चल रहा होता है, उसमें आपको एविडेंस देना पड़ता है, उस टाइम पर भी आप ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। या आपको पता चलता है कि कहीं कोई लॉ ब्रेक हुआ है और आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो इस बारे में हेल्प कर सकती है, तब भी आप ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई इंक्वायरी चल रही है या इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आपको उसके बारे में कोई जवाब देना है तो उसके संबंध में भी आप ऐसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद है बेटा ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? जो ऑडिटर है वो हमेशा फेयर रहेगा, निष्पक्ष रहेगा। कोई भी पुराना प्रेजुडिस, अगर उसको लगता है कि पुराने कोई गलत भावना है, उससे वो अफेक्ट नहीं होगा, किस बायस्ड नहीं होगा पुरानी किसी भी बात से, उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए या वो किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो ऑडिटर जो है वो हमेशा अपने सारे डिसीजंस में ऑब्जेक्टिव और फेयर रहेगा। इसके बाद है प्रोफेशनल बिहेवियर। ऑडिटर को हमेशा इस तरह से बिहेव करना चाहिए कि अपने प्रोफेशन की रेपुटेशन को मेंटेन करे। ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे उसके प्रोफेशन की बेइज्जती हो या उसके प्रोफेशन की प्रतिष्ठा पर आ जाए। और लास्ट है बेटा टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। टेक्निकल स्टैंडर्ड्स मैंने अभी बताया कि जो भी प्रोफेशनल सर्विस सेवा वो प्रदान कर रहा है वो टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो मानक हैं वो उनके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। जैसे हमारे ऑडिटिंग के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हें फॉलो करो। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है, अगर उन्होंने कोई मानक प्रदान किए हैं तो आप ये मेक श्योर करेंगे कि ऑडिटर इन स्टैंडर्ड्स को कंफर्म करता है, इन स्टैंडर्ड्स के अनुसार ही कार्य करें। क्लियर है? इसके बाद है बेटा प्रोफेशनल एथिक्स अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है ना, वो कब आया था? पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया था जिसे हम कहते हैं द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। इसी एक्ट के द्वारा हमें ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया मिला था। तो इस एक्ट के अंदर ना कुछ चीज़ें डिफाइंड हैं, हम एक एक करके उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहला है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट है ना वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को डिफाइन करता है टू इंक्लूड एनी एक्ट और ओमिशन स्पेसिफाइड इन एनी ऑफ द स्केड्यूल्स। इसका क्या मतलब है? जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 है ना, इसके अंदर कुछ स्केड्यूल्स बने हुए हैं, फर्स्ट स्केड्यूल, सेकंड स्केड्यूल। इन स्केड्यूल्स के अंदर ना क्लॉजेज हैं, तो इन क्लॉजेज के अंदर कोई भी कार्य किया गया है या कोई भी कार्य से अगर चूक होती है तो उस कार्य को, वो जो क्लॉजेज में लिखा हुआ है, उसे हम मानेंगे प्रोफेशनल
मिसकंडक्ट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। क्लॉज 1 के अंदर लिखा हुआ है, इफ ही अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट unless such person is also a chartered accountant in practice and is in partnership with or employed by himself। इसका क्या मतलब है? अगर हमारा मेंबर इन प्रैक्टिस किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में अपने नाम पर प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ करता है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। कब होगा? जब जिस व्यक्ति को उसने अलाउ किया है वो ना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिस करता है, ना ही वो उनके साथ पार्टनरशिप में है, ना ही उस व्यक्ति के द्वारा एम्प्लॉयड है। अगर ऐसा केस आता है तो ये जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के तहत आएगा। क्लियर है? दूसरा क्या है? मेंबर इन प्रैक्टिस। मेंबर इन प्रैक्टिस का क्या मतलब है? बेटा, हर मेंबर जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उसके अंदर जो भी मेंबर है उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट माना जाएगा, चाहे वो अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में हो, प्रैक्टिस करता भी हो या नहीं करता है। लेकिन मेंबर इन प्रैक्टिस किस किस को माना जाएगा? मेंबर इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस जब वो खुद या किसी भी सीए के साथ पार्टनरशिप में क्या क्या करता है? engages himself in the practice of accountancy, वो अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस करता है। दूसरा, offers to perform or perform services involving the auditing or verification, या तो वो ऑडिटिंग या वेरिफिकेशन को की सर्विसेज को परफॉर्म करता है या ऑफर करता है कि वो इन्हें परफॉर्म करेगा। किस चीज़ को? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की ऑडिटिंग, उनकी वेरिफिकेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कोई भी रिकॉर्ड्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कोई वेरिफिकेशन करनी है, किसी भी स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करनी है, तो उसे हम कहेंगे मेंबर इन प्रैक्टिस। तीसरा क्या है? रेंडर्स प्रोफेशनल सर्विसेज और असिस्टेंस। कब? जब वो अपनी प्रोफेशनल सेवा देता है या हेल्प देता है ऐसे मैटर्स में जो अकाउंटिंग प्रोसीजर से रिलेटेड हैं या फाइनेंशियल फैक्ट्स की रिकॉर्डिंग, प्रेजेंटेशन के से रिलेटेड हैं, तो उसे भी हम मेंबर इन प्रैक्टिस मानेंगे। या वो ऐसी कोई भी सेवा प्रदान करता है जो काउंसिल की ओपिनियन में एक सीए इन प्रैक्टिस ही दे सकता है, तो भी हम उसे मेंबर इन प्रैक्टिस मानेंगे। तीसरा क्या है? एंट्री ऑफ नेम्स इन द रजिस्टर। इनमें से बेटा कोई भी पर्सन जो है उसको एंटाइटल्ड है वो अपना नाम रजिस्टर में रखने के लिए। कौन कौन? ऐसा इंसान जो एक रजिस्टर्ड अकाउंटेंट है या एक रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट का होल्डर है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसने एग्ज़ाम पास किया है या अगर कोई ट्रेनिंग थी तो ट्रेनिंग कंप्लीट की है जो रिक्वायर्ड थी मेंबर बनने के लिए। या ऐसा व्यक्ति जिसने गवर्नमेंट का डिप्लोमा जो है उसका एग्ज़ाम पास किया है, या ऐसा कोई एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया है, क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं था अकाउंटेंट बनने के लिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंडीशन थी उसे फुलफ़िल करता है। तो अगर ऐसा इंसान जिसने गवर्नमेंट का डिप्लोमा एग्जामिनेशन पास किया है या ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया है उसे पास किया है, तो उसका नाम भी रजिस्टर में एंटर हो जाएगा। चौथा क्या है? एनी पर्सन हु इज़ इंगेज्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी। अगर कोई इंसान अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस करता है किसी भी स्टेट में, उसके पास क्वालिफिकेशन तो नहीं है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी कंडीशंस है उसे फुलफिल करता है, तो उसका नाम भी रजिस्टर में एंटर किया जाएगा। Any person who has passed such examination and completed such training outside India, अगर किसी व्यक्ति ने भारत से बाहर कोई एग्ज़ाम पास किया है या कोई ट्रेनिंग कंप्लीट की है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काउंसिल है उसके द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है कि ये हमारे एग्ज़ाम या हमारी ट्रेनिंग के बराबर मानी जाएगी, तो उस व्यक्ति का नाम भी रजिस्टर में एंटर किया जा सकता है। एनी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, ऐसा व्यक्ति जो भारत का निवासी है लेकिन किसी फॉरेन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है
और उसी टाइम ट्रेनिंग भी कर रहा है या तो इंडिया में या इंडिया के बाहर, तो उसका नाम भी रजिस्टर में एंटर किया जा सकता है। अब जो बेटा फर्स्ट कैटेगरी थी, जो रजिस्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका नाम तो रजिस्टर में एंटर किया जाएगा विदाउट एनी पेमेंट ऑफ फीस, लेकिन इसके बाद जितनी भी कैटेगरीज थी उनका नाम रजिस्टर में एंटर किया जाएगा एक प्रिस्क्राइब्ड फीस की पेमेंट के बाद ही। क्लियर है? इसके बाद है फेलोज एंड एसोसिएट्स। जितने लोग, जो भी लोग मेंबर बन गए हैं इंस्टीट्यूट के, वो सब एसोसिएट मेंबर्स हैं, वो अपने नाम के आगे ACA यूज कर सकते हैं। लेकिन फेलोज कौन होंगे? जो एसोसिएट मेंबर है, अगर वो इंडिया में 5 सालों से कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहा है तो वो एक फेलो मेंबर बन जाएगा और वो अपने नाम के आगे FCA लगा सकता है। दूसरा केस क्या है कि वो प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा है लेकिन मेंबर है पूरे 5 सालों से, और काउंसिल को लगता है कि उसको इतना एक्सपीरियंस हो गया है जितना एक प्रैक्टिसिंग मेंबर को होता है, तो उसे भी फेलो का दर्जा दिया जा सकता है और वो भी अपने नाम के आगे FCA यूज कर सकता है। इसके बाद है डिसेबिलिटीज और डिस्क्वालिफिकेशंस। अगर इनमें से कोई भी डिसेबिलिटी या डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो उस इंसान का नाम रजिस्टर में एंटर नहीं किया जाएगा। हमारी क्या डिस्क्वालिफिकेशंस हैं? जब उसने अप्लाई किया था उस वक्त वो 21 साल की उम्र नहीं हुई थी उसकी, या कोर्ट ने उसे अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर किया है, या उसका दिवालिया निकल गया है। उसका दिवालिया निकलने के बाद कोर्ट से उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला है कि जो उसका दिवालिया निकला है वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, कोई मिसकंडक्ट की वजह से नहीं निकला है। अगर ऐसा सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है तो भी वो डिस्क्वालिफाइड है, वो कन्विक्टेड है, उसे भारत या भारत से बाहर किसी भी अदालत के द्वारा दोषी ठहराया गया है, या उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी हुई और उस इंक्वायरी में उसे प्रोफेशनल या किसी मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी ठहराया गया है, तो भी वो अनफिट है मेंबर होने के लिए और उसका नाम रजिस्टर में एंटर नहीं किया जाएगा। अगर ऐसे किसी इंसान का नाम रजिस्टर में एंटर्ड है और उसने ये इन्फॉर्मेशन हमसे छुपाई तो उसके ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस किया जाएगा और उसका नाम रजिस्टर से रिमूव कर दिया जाएगा। इसके बाद है रीजंस फॉर रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर। रजिस्टर से आपका नाम क्यों हट सकता है? डेथ हो गई है, आपने खुद अप्लाई किया कि मेरा नाम रजिस्टर से हटा दिया जाए, आपने जो प्रिस्क्राइब्ड फीस थी उसकी पेमेंट नहीं की, इंस्टीट्यूट ने इस रिलेशन में कोई ऑर्डर पास कर दिया है, या अभी जो हमने डिस्क्वालिफिकेशंस डिस्कस की उसमें से आप किसी डिस्क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं, तो आपका नाम रजिस्टर से रिमूव कर दिया जाएगा। इंक्वायरी इनटू द चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट ऑफ मेंबर्स। जो मेंबर्स हैं अगर उनके ऊपर कोई मिसकंडक्ट का चार्ज आता है तो उसके बारे में कैसे इंक्वायरी की जाएगी? बेटा सबसे पहले तो जो कंप्लेंट है वो डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट के पास जाएगी। कंप्लेनेंट ने कोई फीस भरी होगी और कंप्लेंट की होगी, तो जो वो फीस है और वो कंप्लेंट है वो डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट के पास जाएगी। डायरेक्टरेट ये डिसाइड करेगा कि मिसकंडक्ट का क्या नेचर है, क्या वो फर्स्ट स्केड्यूल में आना चाहिए या वो सेकंड स्केड्यूल में आना चाहिए। अगर वो फर्स्ट स्केड्यूल में आएगा तो वो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास जाएगा, अगर वो सेकंड स्केड्यूल में या दोनों स्केड्यूल्स में आता है तो वो डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर एक इंक्वायरी की जाएगी, या तो आपका बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कमेटी अपना फैसला सुना देगी। अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कमेटी। इनका जो भी फैसला आया है अगर मेंबर उससे सैटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या कर सकता है? वो एपेलेट अथॉरिटी के पास जा सकता है 90 दिनों के अंदर या ज़्यादा दिनों के अंदर भी। अगर एपेलेट अथॉरिटी को लगता है कि उसका रीज़न सेटिस्फैक्ट्री है तो 90 से ज़्यादा डेज के अंदर भी जा सकता है, डिसीजन के 90 दिन। क्लियर?
अथॉरिटी के पास क्या क्या पावर्स हैं, वो या तो ऑर्डर को चेंज कर सकता है, रिवाइज कर सकते हैं, या वो कंफर्म कर सकते हैं ऑर्डर को, या कोई पेनल्टी लगा सकते हैं, जितनी ऑलरेडी लगी हुई है उसे कम भी कर सकते हैं, उसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, या वो केस वापस भेज सकते हैं बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कमेटी को और कहेंगे कि इसको लेकर और इंक्वायरी की जाए, या वो कोई भी अदर ऑर्डर पास किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये था आपका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और आपके इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर के लिए हमने ये रेफरेंसेस यूज़ की हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।